विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन। एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हार्ट अटैक से निधन, सियासी पार्टियों और नेताओं ने भी जताया अफसोस। वॉशिंगटन ने स्वीकारा ईरान का पलड़ा भारी, कूटनीतिक रूप से ज्यादा अलग थलग पड़ गया है अमेरिका। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में पहली गिरफ्तारी पर भड़के आरोपी यति नरसिंहानंद, पुलिस वालों से कहा तुम सब मरोगे। केनिया के महान शिया आलिम का निधन, अफ्रीका में शिया मजहब के प्रचार और प्रसार में निभाई अहम भूमिका। खबरों की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से। रामनाथ गोयनका से लेकर गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान पाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का आज लखनऊ में सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। टीवी न्यूज़ की दुनिया में एक लंबे समय से काम कर रहे कमाल खान अपनी धारदार रिपोर्टिंग और बेहतरीन टीवी रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते थे। लगभग 22 वर्षों के अनुभव के साथ कमाल खान पिछले काफ़ी समय से लखनऊ में रहते हुए एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाल ही में अयोध्या जमीन विवाद से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी उनकी तमाम खबरें चर्चा का विषय बनी थीं। अब से कुछ घंटे पहले कमाल खान की एक वीडियो रिपोर्ट एनडीटीवी पर प्रकाशित हुई है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे के राजनीतिक मायने बता रहे थे। 150 लोगों के टिकट बेदर्दी से काट दिए जाएं क्योंकि उनकी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। फिर हुआ कि शायद 100 काटे जाएंगे। अब मौजूदा हालात में कहते हैं कि 30 से लेकर 50 विधायकों तक के टिकट काटे जा सकते हैं। ये एक सियासत पर्दे के सामने हो रही है, लेकिन एक सियासत पर्दे के पीछे भी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि बीजेपी छोड़ने वाले तमाम विधायकों में से तमाम लोग ऐसे हैं जिनके टिकट काटे जाने की खबरें आ रही थीं, और इन खबरों के बीच ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के नाम शामिल नहीं थे। कमाल खान के निधन पर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि वो कमाल खान के निधन की खबर सुनकर सदमे में हैं। आइए देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। दुखद और अफसोसनाक खबर है, और उन सब के लिए यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि कमाल खान अब हमारे बीच में नहीं है। कमाल खान के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा सदमा लगा है इस खबर से कि न तो कुछ याद आ रहा है, न कुछ समझ में आ रहा है कि उनके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने कहा न सिर्फ उनके सहयोगियों बल्कि टीवी न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों के लिए ये एक बेहद दुखद और अफसोसनाक खबर है। हम सब के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कमाल खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके बारे में बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा सदमा लगा है कि ना कुछ याद आ रहा है और ना कुछ समझ में आ रहा है। उनके बारे में क्या कहा जाए, हर किसी के पास एक अलग कमाल खान है, उनकी रिपोर्टिंग की अपनी यादें हैं। कमाल खान को उनके बेहतरीन काम के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान और रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एनडीटीवी के साथ काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी कमाल खान को याद करते हुए ट्वीट किया। राजदीप लिखते हैं, आज सुबह मेरे पास आपको देने के लिए एक बेहद दुखद खबर है। लखनऊ से रिपोर्ट करने वाले एनडीटीवी के बेहतरीन रिपोर्टर और मेरे बेहद अजीज मित्र कमाल खान का आज सुबह निधन हो गया है। मेरे दोस्त, मुझे आपकी और हमारे बीच होने वाली चर्चाएं याद आएंगी। कई यादें हैं, बुरी तरह दुखी हूँ। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब ने ट्वीट करके कमाल खान के काम, उनके अंदाज और उनकी शख्सियत पर बात की। राना लिखती हैं, ये काफ़ी परेशान करने वाली खबर है। हम में से कई लोग कमाल खान की कहानियों, उनके काव्यात्मक वॉइस ओवर, सदे हुए अंदाज में कहानी कहने के ढंग को सुनने देखने का इंतज़ार करते थे। टीआरपी की दुनिया में उन्होंने टीवी जर्नलिज्म को ज़हीन बनाया। आपकी बहुत याद आएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कमाल खान को याद करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मैं शानदार वरिष्ठ पत्रकार एवं महान इंसान कमाल खान साहब के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। पत्रकारिता की दुनिया के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। अल्लाह उनके परिवार और दोस्तों को ये दुख सहन करने की क्षमता दे।
कमाल खान के निधन पर कई पार्टियों, नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम विलायत न्यूज़ की टीम की तरफ से कमाल खान के निधन पर उनके परिवार, एनडीटीवी और उनके फैंस की खिदमत में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि वियना में चल रही परमाणु बातचीत में ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन हमारे लिए अब उसको रोक पाना नामुमकिन हो गया है। और ये सब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस गलत फैसले की वजह से हो रहा है जिसमें उन्होंने एक तरफा तौर पर अमेरिका को परमाणु समझौते से अलग कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि इससे ईरान कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि ईरान का पलड़ा हमसे भारी हो गया है और अमेरिका ही अलग थलग पड़ गया है। वियना में परमाणु समझौते की बहाली और अमेरिकी पाबंदियों को खत्म करने के लिए ईरान और समझौते में शामिल देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत में प्रोग्रेस के अभाव का रोना रोया जा रहा है। पिछले हफ्ते अलग अलग स्तर पर कई बैठकें हुई, लेकिन इसके बावजूद फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने दावा किया कि वियना बातचीत बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यूरोपीय पक्ष की ओर से इस तरह के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं, जबकि खुद यूरोपीय देश मतभेदों के हल करने में अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं और पश्चिमी मीडिया ईरान को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। जिन मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, यूरोपीय देशों ने एक बार फिर उन पर पुनर्विचार की मांग की है। इससे भी बातचीत की रफ्तार पर असर पड़ना तय है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के वार्ताकारों की गैर मौजूदगी और उनका बदला जाना भी बातचीत की रफ्तार पर असर डाल रहा है। इसलिए बातचीत की धीमी रफ्तार के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा, बल्कि इसकी जिम्मेदारी खुद यूरोपीय देशों को लेनी चाहिए और अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगली खबर में अब हम बात करेंगे नफरत परोसने वाले नरसिंहानंद की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी त्यागी को हिरासत में लेते वक्त नरसिंहानंद से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले नरसिंहानंद ने त्यागी की गिरफ्तारी पर भड़कते हुए पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए ये कहा कि तुम सब मरोगे। हेट स्पीच देने के मामले में आरोपी धर्मगुरुओं में यति नरसिंहानंद भी शामिल हैं। हरिद्वार में संपन्न धर्म संसद में हुए कथित हेट स्पीच के संबंध में पुलिस ने गुरुवार को जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है। त्यागी की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया में खूब तंज कसे जा रहे हैं कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जिन सलाखों को पीछे जाने से बचने के लिए त्यागी ने न जाने क्या क्या किया, यहाँ तक कि उसने अपने धर्म परिवर्तन भी कर लिया। आज सारे मुख्य आरोपियों को छोड़कर पुलिस ने सबसे पहले उसी पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तराखंड पुलिस ने यति नरसिंहानंद और एक अन्य आरोपी साध्वी अन्नपूर्णा को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें पुलिस अधिकारी त्यागी को हिरासत में लेते वक्त नरसिंहानंद से सहयोग करने का अनुरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार में बैठे यति नरसिंहानंद अधिकारियों से पूछते दिख रहे हैं कि त्यागी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अधिकारियों ने समझाया कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। नरसिंहानंद ने कहा, मैं तीनों मामलों में उनके साथ हूं, क्या उन्होंने अकेले ऐसा किया है? अधिकारियों ने नरसिंहानंद से कार से बाहर निकलने के लिए कहा ताकि वे गिरफ्तारी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। हालांकि नरसिंहानंद अपनी बात पर अड़े रहे और अधिकारियों के बार बार गुजारिश करने पर नरसिंहानंद ने कहा, तुम सब मरोगे और अपने बच्चों को भी। वो समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी समझ रहे हैं, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो मना नहीं कर रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी खड़ी। तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र रावत ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि त्यागी को रुड़की में गिरफ्तार किया गया था। हेट स्पीच मामले में दर्ज एफआईआर में 10 से अधिक लोगों के नाम हैं। इसमें नरसिंहानंद, त्यागी और अन्नपूर्णा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा
बुधवार को उत्तराखंड सरकार को मामले में की गई कार्रवाई पर 10 दिनों के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश देने के बाद मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर केनिया से है, जहां अफ्रीका में शिया मज़हब के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक प्रमुख केनियाई शिया आलिम शेख अब्दुल्लाही नासिर का निधन हो गया है और अल हसनैन मस्जिद में उन्हें दफन किया गया। कोरोना स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए हज़ारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में शिरकत की। शेख अब्दुल्लाही नासिर 1932 में केनिया के मोम्बासा शहर में पैदा हुए। शेख अब्दुल्लाही नासिर, जो कभी महत्वपूर्ण सुन्नी प्रचारकों और विद्वानों में से एक थे और केनिया में एक कबीले के बुजुर्गों और शेखों में उनकी गिनती होती थी। 1975 में उन्होंने अपने शिया होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में शिया मज़हब इख्तियार करने की वजह बयान करते हुए कहा था कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का अध्ययन किया और धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बरतर हैं। और कुछ समय बाद अल्लामा अमीनी की किताब अल-गदीर मुझे मिल गई। जब मैंने उसकी पहली जिल्द पढ़ी तो मुझे शिया मज़हब के सही होने का यकीन हो गया और फिर मैं शिया मस्जिद जाने लगा। उसके बाद भी मैंने कई किताबें पढ़ी और आखिरकार मैंने अपने शिया होने का ऐलान कर दिया। शिया मज़हब इख्तियार करने के बाद शेख अब्दुल्लाही नासिर ने शिया मज़हब पर बहुत सी किताबें लिखी और केनिया और अन्य अफ्रीकी देशों में लोगों की हिदायत करने और उन्हें शिया करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने शहर में इमाम अली मदरसा की बुनियाद डाली, जहां सैकड़ों तलबा ने इल्म हासिल करके इस्लाम और शिया तालीमात को आम किया और हज़ारों लोगों को शिया करने में कामयाब रहे। आज हमारा ख़बरों का सिलसिला बस यहीं तक था। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।